तीनों के तीनों अल्कोहल है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, अंडरस्टूड है, तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी भाई। पहला पॉइंट तो कवर हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब सबका मोलर मास अलग अलग है, जैसे जैसे नंबर ऑफ, देखो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे 2 CH2 है, यहाँ पे 3 CH2 है, तो क्या हो रहा है, CH2 कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन 14, तो हर बार 14 14 से मोलर मास बढ़ रहा है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। चलो तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में, है ना। इनको देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो ज्यादातर होता क्या है, बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या स्किप कर देते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान रखना है ना। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में, कि सॉलिबिलिटी किसकी क्या क्या होती है, हम तीनों को कंपेयर करते चल रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो सारे कंपाउंड है ये पानी में कितने सॉलेबल है। यार देखो सुनो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या लेते हो, वाटर लेते हो ना, क्यों, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए 81 होता है। तो हम क्या सॉलिबिलिटी जो चेक करते हैं वो नॉर्मली वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब अगर हम अल्कोहल की बात करें, फिनॉल की बात करें और ईथर की बात करें, तो अल्कोहल और फिनॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, फिर तो समझाऊंगा। सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल is more than ether due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार देखो मैंने वर्ड बोला है इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक नहीं। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है, दो एटम के बीच में बॉन्ड। दो एटम के बीच में इन जनरल कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडरवॉल बॉन्ड, दो ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, कैसे होती है ना। तो देखो कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि तीन एलिमेंट मेनली प्रेजेंट होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फोन। इन तीन में से एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, देखो यहां सही है ना। फोन में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए और उससे जुड़ा होना चाहिए कौन, हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से एक एलिमेंट हो और उससे कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन। और दूसरा एलिमेंट भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से एक हो और उससे ही फर्दर जुड़ा हो हाइड्रोजन। उस कंडीशन में देखो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दैट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की कंडीशन क्या है, फोन में से एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो। दूसरे वाले के साथ जुड़ा हो ना जुड़ा हो, एक बार को
लेकिन इसके साथ जरूर जुड़ा होना चाहिए। बोलो पता चला, कर पाओगे, समझ पा रहे हो? अच्छा देखो, इसको छोड़ करके एक कंपाउंड और है क्लोरल, उसमें क्लोरीन आता है, तो वो एक्सेप्शन है जहां पे क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि वाई, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन है वाई फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर स्मॉल साइज। तो अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या बोलोगे, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, आपको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इज नियरली सेम बट क्लोरीन डज नॉट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, सेम है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? है ना, वाई, क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन साइज से, यार नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। डाउन द ग्रुप जाओगे आप नीचे तो सेकंड पीरियड में 2 शेल है, थर्ड पीरियड में 3 शेल है, तो बोलो किसका साइज बड़ा, 3 शेल वाले का, है ना। तो आप रीजन क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन इट डज नॉट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। बोलो पता चला, बोलो है आसान। अब यार इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो पता चला। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने बोला CH3OH, CH3 इतना ही ले लेता हूं, पहले CH3OH एक एग्जांपल ले रहे, मैंने बोला CH3OH। अब जब CH3OH की बात करेंगे, इसको किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है। अब वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, उससे पहले देखो सुनो, जो वाटर है उसके पास HOH आएगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं, उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं। अब एक चीज और सुनो, जरूरी नहीं है कि वाटर में ऑक्सीजन आता है तो आप जो भी मिला रहे हो उसमें ऑक्सीजन ही आना चाहिए, यानी वाटर में अगर ऑक्सीजन है तो आप अल्कोहल मिला रहे हो उसमें ऑक्सीजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यह कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आप वाटर में HF मिलाओगे ना तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर वाटर में अमोनिया, क्वेश्चन आता है कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, कि अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया इज NH3, अमोनिया इज NH3, NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, अब इनके बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब यार एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा पार्ट कर रहा है, OH वाला पार्ट, दैट मींस ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, जबकि ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कैसा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। यार एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ऑयल और फैट्स। हाइड्रोकार्बन क्या, ऑयल और फैट्स ही तो है। आप पेट्रोल डलवा रहे हो, हाइड्रोकार्बन है, डीजल डलवा रहे हो, हाइड्रोकार्बन है।
जो घर पे घी खा रहे हो वो हाइड्रोकार्बन है, जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हो वो हाइड्रोकार्बन है, सरसों का तेल खा रहे हो वो हाइड्रोकार्बन है, तो ये सब हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो क्या ये ऑयल कभी पानी में मिलते हैं? नहीं मिलते ना। इसके तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग, वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग, वाटर को हीट करेगा उससे रिपेल करेगा। बोलो, ये बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, क्या जितना हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बड़ा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? घटेगी एकदम, है ना। दैट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने बोल दिया CH3OH CH3CH2OH और मैंने बोल दिया CH3CH2CH2OH और मैंने बोला कि बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? फर्स्ट वाले की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन क्या है? शॉर्ट है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? सॉल्युबिलिटी of alcohol is directly proportional या inversely proportional to number of carbon in a chain? Inversely proportional to number of carbon in a chain. बोलो पता चला? अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? आसान है ना? बस क्या याद रखना है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। चलो एक एग्जांपल और दो। चलो एक एग्जांपल नंबर सेकेंड, मैंने बोला CH3CH2CH2CH2OH या ऐसे कर देते हैं CH2OH। दूसरा मैंने बोला CH3CH2CH2 और CH3 दो। इनमें मुझे बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है। अच्छा, इसमें 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, कार्बन है, लेकिन फिर भी सॉल्युबिलिटी तो किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की तो होगी। ये तो हाइड्रोकार्बन है ना पूरा का पूरा, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो CH3, अब तो यार देखो नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए ना। अब बोलो, अब भी अल्कोहल ही होगा। क्यों? कि अल्कोहल क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अल्कोहल में, याद रखना। ठीक है, चलो एक और बताओ। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने बोला बेटा CH3CH2OH और मैंने बोला CH3O CH3। ये तो अल्कोहल है, आप पहचान ही रहे हो। ये एल्केन था, आपने पहचान लिया। ये क्या है? ये इथर है। बोला किसका बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉरी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? क्या इथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? क्या इथर अगर वाटर के पास आया OHH, तो क्या इथर का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कि इथर के ऑक्सीजन के पास खुद का हाइड्रोजन है ही नहीं। यानी यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी? सिर्फ वंडरवॉल बॉन्डिंग होगी। क्योंकि यहां पे कौन सी बॉन्डिंग होगी अल्कोहल में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मोर सॉल्युबल, और ये वाला लेस सॉल्युबल। ये पूछा जाता है बेटा, ये पूछा जाता है ना, ये याद रखना है ना। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन सी हैं और आपसे बहुत कॉमनली पूछी भी जाती है। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, है ना। करो एक बार नोट। चलो देखो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी अपने को पता चल गई। सॉल्युबिलिटी में फिनॉल को भी एक बार देख लो। अगर मैं आपको अल्कोहल और फिनॉल की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं,
तो चलो आप लोग मुझे खुद बताओ, अल्कोहल और फिनॉल मैं दोनों बना देता हूं। देखो एक एग्जांपल और सही, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, इथेनॉल बना रहा हूं CH3 CH2OH, और दूसरा बना रहा हूं बेटा फिनॉल OH। बोलो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? देखो अभी भी आपने पढ़ा ना, solubility of alcohol is inversely proportional to number of carbon in a chain। इसके पास कितने कार्बन है? इसके पास कितने हैं? 6। तो बोलो किसकी solubility ज्यादा होगी? इथेनॉल की होगी। बोलो हाँ यार है, पता चला, आसान है। ये फिनॉल है क्या? घर को पोछा मारते हो ना, फिनाइल फिनाइल बोलते हो, वो फिनॉल ही है, फिनाइल नहीं है वो फिनॉल है ना। फिनाइल का पोछा लगा ले, फिनाइल का पोछा लगा ले, अब लाइजोल नाम से लग गया तो फिनॉल ही है, ठीक है ना। डिसइंफेक्टेंट के एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, अल्कोहल और फिनॉल एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो चलो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब देखो सुनो, नॉर्मली सारे अल्कोहल और फिनॉल जो है वो लिक्विड ही होते हैं स्टेट में, सारे अल्कोहल और फिनॉल लिक्विड होते हैं स्टेट में। इथर में ये केस होता है कि इथर जो है वहां पर जो डाई मिथाइल इथर है और इथाइल मिथाइल इथर है, ये दो गैसियस स्टेट में होते हैं, इनको छोड़ के बाकी इथर भी लिक्विड स्टेट में होते हैं ना। तो ये सब लिक्विड स्टेट में ही होते हैं इन जनरल। अगर फिनॉल सॉलिड स्टेट में मिलता है तो वो डेलिक्यूसेंट होता है फिनॉल। जब भी फिनॉल सॉलिड स्टेट में मिलेगा वो डेलिक्यूसेंट है, मतलब मैंने आपको बोला फिनॉल लिक्विड है। कैसे लिक्विड में बोला? आपके पास फिनॉल है वो सॉलिड फॉर्म में मानो, लेकिन वो इतना जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ना कि वो देखा है नमक रखा होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके नमक कैसा हो जाता है ना। फिनॉल उससे भी ज्यादा एकदम लिक्विड टाइप का हो जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। चलो अब देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवॉल बॉन्ड है इसके ऊपर। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे तो नहीं आ रही लाइट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वंडरवॉल बॉन्डिंग से। वंडरवॉल बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसकी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो पता चल रहा है? जैसे पहली बात तो पता चली। दूसरी चीज देखो, सही है। सेकंड वन, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। या आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब जितनी ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होता जाता है। और देखो जितना सरफेस एरिया कम ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी बॉन्डिंग ज्यादा हो सकती है हमेशा, है ना। ठीक है, तो आप तो इतनी सी बात याद रखो, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है और ये तीन चीजें ही आपको देखनी है और इनको देख कर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने बोला CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, मैंने बोला CH3CH2CH2CH2OH। बोलो बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा?
फर्स्ट सेकंड या थर्ड। अब पहला पॉइंट देखो, तीनों के तीनों अल्कोहल है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, अंडरस्टूड है, तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी भाई। पहला पॉइंट तो कवर हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब सबका मोलर मास अलग अलग है, जैसे जैसे नंबर ऑफ, देखो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे 2 CH2 है, यहाँ पे 3 CH2 है, तो क्या हो रहा है, CH2 कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन 14, तो हर बार 14 14 से मोलर मास बढ़ रहा है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो यही ऑर्डर होगा। पक्का पहचान पा रहे हो? देखो एक और एग्जांपल देता हूं, सेकंड CH3 CH2 CH2OH and the second one is CH3CH CH3 ऐसे लिखता हूँ, रुक जाओ, ऐसे बनाता हूँ, CH2 CH2OH और CH3CH CH3 CH2OH। देखो सबसे पहले दोनों कौन है, अल्कोहल है, तो दोनों में कौन से बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दिख रहा है। अब मोलर मास देखो, कार्बन काउंट करो, 4 4 है दोनों में, OH भी 1 1 है, यानी मोलर मास भी क्या है। अब देखो ब्रांचिंग किसमें है, सेकंड वाले में, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ही होगा क्या, बोलो बता पा रहे हो? ठीक है, देखो एक और जो पहले दे रहा था अब वो दूंगा, देखो ये मिट जाएगा बाद में, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2 CH2OH और सेकंड वन इज CH3 CHOH और CH3। अब बोलो फर्स्ट वाला, अच्छा देखो अगर मैं इसको मिटा के ऐसे लिख दूं CH3 CHOH और CH3, अब बोलो सेम ही तो है, सेम ही तो है, मैंने तब क्या किया था, OH यहाँ लाके CH3 यहाँ कर दिया था, लेकिन अब भी देखो है दोनों अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा करेगा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर ये नीचे लग के इसने भी वॉल्यूम बढ़ा दिया लेकिन सरफेस एरिया कम कर दिया, बोलो समझ आया? एक और एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH2OH और मैंने बोला CH3O CH3, देखो यही वाला आ गया, यहां मैं सॉल्युबिलिटी की बात की थी, यहाँ पे अपन ने किसकी बात की थी, सॉल्युबिलिटी की, अब यहाँ बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बोलो ऑब्वियस है यार, अल्कोहल का होगा भाई, इथर में तो कौन से बॉन्ड हो रहे हैं, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जीत गया ना, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, देखो एक अल्कोहल है एक इथर है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, दोनों का कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है ना, तो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, समझ पा रहे हो? तो चलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका, अल्कोहल का। अब एक दो क्वेश्चन और दे दूं, यहाँ पे आप दिमाग लगाना है ना, इसको मिटा देता हूं, देखो मेरा क्वेश्चन है, आप अरेंज करो, दूसरे कलर से लिखते हैं, अरेंज करो फर्स्ट, मतलब एग्जांपल नंबर 5 में ए आपको बोला है पेंटेन 1 ऑन, दिस इज ए, दूसरा आपको बोला है ब्यूटेन 1 ऑन, दिस इज बी, सी आपको बोला है ब्यूटेन 2 ऑन, दिस इज सी, देन आपको बोला है इथेनॉल, इथेनॉल डी, नेक्स्ट आपको बोला है प्रोपेन 1 ऑन,
प्रोपेन 1 ऑल ई, और नेक्स्ट आपको बोला है मिथेनॉल एफ। आपको इनको अरेंज करना है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट के पैटर्न में। एक और लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 6, यही लिख दू, थोड़ा नीचे लिख देते हैं लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, नोट जरा अपना दिमाग लगाना, ठीक है। पेंटेन 1 ऑल, दिस इज ए, एन ब्यूटेन, दिस इज बी, सी पेंटेनल, सी, और लास्ट इथॉक्सी इथेन, डी, है ना। करो, अपना दिमाग लगाओ बेटा, खुद से करो। चलो देखो, मैं बताता हूं, सबने कर लिया होगा। सबसे पहले, क्या सारे के सारे अल्कोहल है? फर्स्ट वाले में, फिफ्थ वाले एग्जांपल में सारे अल्कोहल है। अगर सारे के सारे अल्कोहल है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। अंडरस्टूड है अपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। दूसरी चीज, अब क्या गया, मोलर मास। तो आओ देखो जरा, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन। ब्यूटेन 1 ऑल में कितने कार्बन, ब्यूटेन 2 ऑल में भी कितने कार्बन, इथेनॉल में कितने कार्बन, 2 कार्बन। प्रोपेन 1 ऑल में कितने कार्बन, और मिथेनॉल में कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा, जिसमें 5 कार्बन, दैट मीन्स ए। देन उसके बाद किसका होगा, जिसमें 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में यार देखो, बी और सी दोनों में 4 कार्बन है, लेकिन अब हम किसके थ्रू जाएंगे, देखो ये रहा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग हो रही है। अगर बनाएंगे ब्यूटेन 2 ऑल तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH OH और CS, ब्यूटेन 2 ऑल। तो देखो ब्रांचिंग है, जबकि 1 ऑल में तो इधर लग जाता। तो कौन होगा, पहले 1 ऑल, देन C। अब DEF में 3 कार्बन किसमें, E, एंड फिर D, एंड सबसे लास्ट में बेटा F। NCERT का क्वेश्चन है, कर लोगे आसानी से। नाउ नेक्स्ट वन बताओ, दिमाग लगाओ, हो गया सबका, ये बताओ। चलो सबसे ज्यादा देखो, सबसे पहले तो देखो, चेक करो अल्कोहल कौन है। फर्स्ट वाला अल्कोहल है, तो ये तो क्या है, अल्कोहल है। एन ब्यूटेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है भैया, हाइड्रोकार्बन है, बहुत पीछे आएगा, है ना। पेंटेनल, पेंटेनल क्या है, एल्डिहाइड, देखो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड ओवर H, एल्डिहाइड है ना। और इथॉक्सी इथेन इज C2H5O, C2H5 इथर। अब सबसे पहले तो यार, सबसे ज्यादा तो किसका होगा, अल्कोहल का होगा, अंडरस्टूड है कि भैया सबसे ज्यादा तो कौन हुआ, अल्कोहल, तो ए तो सबसे ज्यादा होगा। अब बाकियों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, इसमें कितने कार्बन, 5, इसमें कितने कार्बन, 4, इसमें कितने, 4। अब पहले तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं कर रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में कोई नहीं कर रहा। ये मोलर मास के थ्रू जाओ, तो मोलर मास के थ्रू कौन आएगा, पेंटेनल, यानी ए के बाद सी। अब कौन बचा, बी और डी। अब ये आप बताओ, बी और डी में से आपको क्या लगता है, क्या होगा, बी और डी में ये क्या है, C4H10, C4H10, और ये क्या है, C4H10O। किसका मोलर मास ज्यादा, इसका ना। तो मोलर मास के थ्रू जाओ भाई, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, डी और बी। बोलो है आसान, पक्का कर पाओगे। अब एक दो छोटी मोटी चीजें और, जैसे अगर हम इथर की बात करते हैं तो आपसे इथर के बारे में क्या पूछा जाता है, आपसे इथर के बारे में ये पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, इथर जो होता है वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है।
यानी उसकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है या नहीं होती है। तो अगर हम इथर बनाए तो देखो इथर की अगर हम बात करें तो इथर का स्ट्रक्चर जो है वो सेम एज होता है, कैसे, सेम एज वाटर। इथर का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, सेम एज वाटर। जैसे देखो वाटर क्या है, HOH, H और H, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो इथर भी अगर हम लिखें तो ROR। अब बॉन्ड एंगल भैया देखो यहाँ पे 104 डिग्री होता है वाटर में, तो है ना, ठीक है। अब इथर में लोन पे रिपल्शन है, एल्काइल ग्रुप है, वहां से वेरिएशन आती है। और अब इथर का बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप के साइज के ऊपर, इसलिए हम कोई फिक्स बॉन्ड एंगल नहीं बता रहे अभी। लेकिन जरा बताओ क्या इसकी डायपोल मूवमेंट 0 है? 0 कब होती है, जब एक दूसरे के अपोजिट होते। क्या ये अपोजिट है, ये तो एंगुलर है, तो एंगुलर स्ट्रक्चर की डायपोल मूवमेंट इन जनरल 0 नहीं होती है। तो इसकी डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू, दैट मींस इथर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बोलो पता चला। फिनॉल के बारे में आपको बता ही चुका हूं। फिनॉल का कैसा नेचर होता है, डेलिक्यूसेंट। अगर आप फिनॉल के बारे में लिखना चाहें तो आप फिनॉल के बारे में क्या लिख सकते हो कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, फिनॉल इज अ कलरलेस crystalline solid which is deliquescent in nature। डेलिक्यूसेंट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, देखो इथर का मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो गई होगा। फिनॉल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो डेलिक्यूसेंट है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड स्टेट में आ गया। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज 41 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा, 182 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिनॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर में थोड़ी सी कम होती है क्योंकि भाई फिनॉल के पास एरोमेटिक रिंग है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, why boiling point of phenol is higher। क्यों फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, क्योंकि जब भी भैया हम फिनॉल बनाते हैं तो फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर, अरे बोलो OH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो हो क्या रहा है, यहां पर दूसरे कलर से बना देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 182 डिग्री सेल्सियस होता है, जो काफी ज्यादा है। समझ आया, अल्कोहल से ज्यादा हो गया। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज ग्रेटर देन। लेकिन यार अपन ने तो स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब उसे करेक्ट करो, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी ना, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं है अभी। बहुत अच्छी, तो सॉल्युबिलिटी थी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यही तो काम की बात है। नोट डाल के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल से। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आई थिंक 62 डिग्री सेल्सियस होता है इथेनॉल का। मिथेनॉल का 32 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो एल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका,
फिनॉल का। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है? भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है। फिर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ठीक है, बोलो बता पाओगे? आसान है। तो इसी के साथ आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, है ना? कर लो बेटा नोट।